नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि आज सुबह सुबह की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजारों से और खबरों के चलते आज कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते कि कल का एक्शन किस तरीके से था। कच्चा तेल यहाँ पर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कच्चे तेल में WTI इंट्राडे में ही 25% फिसल चुका है, $4 तक लुढ़क चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। तो इससे किस तरह के संकेत लेने चाहिए ये भी हम समझेंगे। वैसे अगर बाकी ग्लोबल बाजारों को देखें तो अच्छी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हुई है। डाउ 360 अंक उछला, वही यूरोप के बाजार भी कल तेजी में ही रहे हैं। तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मार्केट में आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ अजी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ेंगे और खबरों के चलते एक्शन कहाँ है ये भी समझेंगे। देवांशी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। लेकिन दीपांशु, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो कैसे हैं? सबसे पहले तो तेल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि बाजार के क्यूज तो अच्छे हैं, पर अगर तेल के अगर बात करें तो वहां पर आप देखिए कल 25% तक WTI फिसला और उसके बाद हल्की सी रिकवरी भी हुई। तो $4 फिसला, $12 तक गया, वहां से फिर रिकवरी हुई। आज सुबह अगर आप देखेंगे तो फिर से 7-7.5% की गिरावट आपको वहां पर भी दिख रही है। ब्रेंट की भी अगर आप बात करें तो कल भी 7% फिसला था, इस सुबह भी आप देखें तो कमजोर ही है, $20 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये वही सिमिलर जो कंसर्न्स आ रहे थे वही कंसर्न्स आ रहे हैं। एक तो ओवर कैपेसिटी है, डिमांड बहुत कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो स्टोरेज को लेकर चिंता है, स्टोरेज अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो जून के कॉन्ट्रैक्ट को देखें, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को देखें, दोनों में ही कल शाम को भारी गिरावट हमें देखने को मिली। और एक ऑयल ETF है यूएसओ करके, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ETF है, वो कह रहे हैं कि उनके पास अब जितने भी जून कॉन्ट्रैक्ट्स हैं WTI के, वो बेचने वाले हैं। तो उनकी बिकवाली की वजह से भी जो दबाव आ रहा है उससे भी हम देख रहे हैं कि ऑयल के भाव में प्रेशर पड़ रहा है। तो यहां से भी और गिरावट का अनुमान है। दुनिया भर में जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो जल्दी खत्म होती जा रही हैं। जो अमेरिका में ओक्लाहोमा की स्टोरेज फैसिलिटी है उसमें भी बस बहुत कम स्टोरेज इस समय बाकी है, जो आने वाले हफ्तों में भर जाएगी। तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी कम होने से, एक बड़े ETF की बिकवाली की वजह से और डिमांड कम होने से, इन तीनों फैक्टर से अगर आप देखें तो तेल के दामों में बहुत ज्यादा दबाव इस समय आपको देखने को मिल रहा है। पर तेल को अगर हटा दें तो बाकी जो क्यूज हैं बाजारों के लिए वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि एशिया के बाजारों की इस समय थोड़ी सुस्त शुरुआत जरूर हुई है, पर आप SGX निफ्टी पर नजर डालिए, 70-75 अंक ऊपर है, 9350 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है इस समय SGX निफ्टी। तो वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। अमेरिका में तेजी का माहौल बरकरार था। कल डाउ 360 अंक उछला, वहीं S&P 500 और नैस्डैक भी लगभग 1 से 1.5% ऊपर रहे। 17 अप्रैल के बाद पहली बार डाउ 24,000 के ऊपर बंद हुआ और ये इसलिए है क्योंकि कुछ राज्य और अमेरिका में लॉकडाउन हटाने की इस समय बात कर रहे हैं। और जो नए आंकड़े आ रहे हैं, जब मैं कोरोना का अपडेट दूंगा तो आपको बताऊंगा, पर जो नए आंकड़े आ रहे हैं अमेरिका में वो भी कम या गिरावट का संकेत दे रहे हैं। तो दोनों ही वजह से आप देखें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कुछ राज्य खुल रहे हैं, कुछ बिजनेस एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है, तो इसके चलते चलते निवेशकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अर्निंग्स बहुत सारी आने वाली हैं तो उस पर नजर रहेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आज शाम को आएगा तो वहां पर भी नजर रहेगी, पर उससे पहले बाजार के अच्छे संकेत आ रहे हैं। यूरोप भी लगभग 1.5 से 3% ऊपर ही रहा और क्योंकि थोड़ा रिस्क मार्केट में वापस आ रहा है इसलिए आपने देखा कि सोने पे हल्का सा दबाव रहा, ज्यादा गिरावट नहीं आई। 1720 के आसपास आ चुका है इस समय सोना। ओके, तो कुल मिला के अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। जिस तरह से लॉकडाउन धीरे धीरे हटाने की बात चल रही है और यूरोप में भी ज्यादा कुछ समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दी, उस वजह से देखिए कल दोनों ही बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। इसके अलावा अर्निंग्स पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा दीपांशु बताइए, कोरोना पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है और फिलहाल संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? संक्रमण के आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। कल 67,000 नए मामले सामने आए, तो जो 75 से 80,000 नए मामले हम रोज देख रहे थे वो अब 70,000 के नीचे आ गए। तो कल 67,000 नए मामले आए और लगभग 4,300 लोगों की मौत हुई। हम रोजाना जो आंकड़े देख रहे थे वो 6,500 से 7,500 के बीच में था, जो रोजाना नई मौतें हो रही थी। तो यहाँ पर भी गिरावट देखी है और नए मामलों में भी गिरावट देखी है, पर जो संक्रमण है अब वो 30 लाख से ज्यादा में फैल चुका है। 30,60,000 लोग इस समय प्रभावित हैं और 2,11,000
11,000 की मौत हो चुकी है। जो ठीक वाले होने वालों की संख्या है वो अब 9,20,000 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और यूरोप दोनों में ही जो ट्रेंड है, जो इसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जो नए मामले हैं उसमें भारी गिरावट है। अमेरिका में 21,000 नए मामले आए और 1,200 लोगों की मौत हुई। यही आंकड़ा अगर आप पिछले हफ्ते की बात करें तो 30,000 के आसपास होता था और 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। तो वहाँ पर एक अच्छी गिरावट आई है। और यूरोप की भी बात करें तो वहाँ पर 24,000 नए मामले सामने आए और 2,000 लोगों की मौत हुई। तो वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है। हालांकि अमेरिका में अब जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या 10 लाख के पार हो गई है और लगभग 57,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी भी कंसर्न ज़रूर हैं, पर थोड़े थोड़े करके आप कह सकते हैं कि नए मामले कम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अब यूरोप में परेशानी वाली जगह है वो है रशिया, रूस, क्योंकि इन्होंने सबसे लेट में लॉकडाउन अपना लगाया था, सबसे लेट इन्होंने मेजर्स दिए थे। कल रशिया में 6,000 से ज़्यादा मामले आए। अब इनके पास लगभग 88,000 मामले हैं, यानी कि अब ये चीन से भी आगे हो चुके हैं। तो वहाँ पर थोड़ा कंसर्न है। और सिर्फ फिगर्स की बात करें तो इटली में अब 2 लाख लोग संक्रमित हैं और स्पेन में 2.3। पर जो अच्छी खबर है लॉकडाउन हटाने को लेकर, जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन हटा दिया या ढील दे दी है, कुछ और राज्य इसके बारे में बात कर रहे हैं। कनाडा भी आज से ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तो कनाडा में भी एक पार्शियली आप इकोनॉमी को खोलने की तैयारी में है। और आज शाम को फ्रांस और स्पेन दोनों ही लॉकडाउन हटाने का अपना प्लान बताएंगे। तो वहां से भी जो संकेत आएंगे उस पर हमारी नजर रहेगी। भारत को लेकर थोड़ी चिंताएं जरूर हैं। एक और खराब दिन रहा, लगभग 1,600 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,600 नए मामले आए और 60 लोगों की मौत हो गई। तो अब जो मरने वालों की संख्या है वो 940 पहुंच चुकी है। जो प्रभावित लोगों की संख्या है वो 30,000 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब भारत जो अब वर्ल्ड रैंकिंग देखें कोरोना की, तो हम 10 नंबर पर पहुंच गए हैं। हम में और बाकी देशों में अभी भी काफी फर्क है हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक, पर अब हम 10 नंबर पर पहुंच गए, यानी कि 10वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश इस समय भारत है। तो थोड़े कंसर्न्स भारत के लिए अभी आ रहे हैं कोरोना को लेकर। ओके, तो भारत में धीरे धीरे समस्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बाकी सारे देशों की बात करें तो मामले थोड़ी कम हुए हैं और कहीं कहीं से राहत भी देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन कुछ जगह पर हटाने की भी बात चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी अपडेट्स देने के लिए। तो ये तो था ग्लोबल बाजारों से संकेत किस तरह से मिल रहे हैं, कोरोना पर क्या अपडेट है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन विदेशी निवेशकों की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। FIS के आंकड़े को देखें तो कल कैश में 8वें दिन भी बिकवाली देखी गई है। 916 करोड़ की ये बिकवाली कैश मार्केट में देखी गई है। लेकिन बाकी जो दोनों आंकड़े हैं वो बाई साइड पर है। घरेलू निवेशकों ने कल कैश में 1142 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार में FIS ने करीब 1827 करोड़ की खरीदारी की है। ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है, यानी कि वायदा बाजार में तो अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है FIS की तरफ से, लेकिन कैश मार्केट में जो बिकवाली है वो अभी भी हावी है। तो इन सब संकेतों को कैसा देखना चाहिए और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। पहले तो नतीजों पर आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद काफी सारे नंबर्स आए F&O निफ्टी से। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडसइंड बैंक और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों के नतीजों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, इंडसइंड बैंक के नतीजे वैसे मिले जुले, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छे नतीजे दिखेंगे आपको कि हर तरह से नंबर्स जो हैं उम्मीद से काफी बेहतर नजर आएंगे। लेकिन इंटरनल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोविजनिंग बढ़कर नंबर्स आए हैं उस वजह से। लेकिन पॉइंट वही है कि स्टॉक इतना पिटा हुआ है, पिटे हुए स्टॉक में इस तरह के रिजल्ट जोश भरने का काम करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी और उस लिहाज से इंडसइंड बैंक बहुत तेजी से भाग सकता है। वैसे क्वालिटी वाइज नंबर्स देखेंगे मिले जुले हैं, लेकिन जो दिखाए हैं नंबर्स वो काफी बेहतरीन है और आगे के क्वार्टर्स में चैलेंज भी है, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया तेज उछाल आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकता है। यहाँ तक अंबुजा सीमेंट का सवाल है, मुझे लगता है आज के सबसे बेहतरीन नंबर्स हैं। जिस तरह के मार्जिन आए हैं बहुत ही शानदार हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जहाँ भी बात हुई है कि हर बार आपको हर कंपनी में अब रिजल्ट में पिछला क्वार्टर अगला क्वार्टर दोनों देखना पड़ेगा। अगला क्वार्टर चैलेंजिंग है, ऐसा तो नहीं खाली अंबुजा के लिए, सबके लिए चैलेंजिंग है। तो मुझे लगता है अंबुजा का स्टॉक भी आज बेहद मजबूत रहना चाहिए, बहुत ही शानदार नंबर है। और आपने नहीं पूछा लेकिन मैं HDFC लाइफ का भी बता दूं, HDFC लाइफ में भी मिले जुले नतीजे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि ICICI प्रू के थे। अब ICICI प्रू ने कल इतनी तेज दौड़ लगाई, HDFC लाइफ का पेरेंट टेस्ट तो उससे भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि HDFC लाइफ के नतीजे मिले जुले होने के बावजूद
स्टॉक के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। तो रिजल्ट के लिहाज से मुझे लगता है कि जो तीनों ही रिजल्ट आए हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट जैसा मामला नहीं है, और तीनों स्टॉक मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज शायद इंडसइंड बैंक बढ़ेगा, लेकिन अंबुजा, HDFC लाइफ नंबर सारे ठीक है। ओके, तो नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक, अंबुजा सीमेंट और HDFC लाइफ के नंबर्स भी अच्छे ही नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी नतीजों पर राय, लेकिन अनिल जी, आज के लिए अहम स्तर कौन सा होगा? क्योंकि ग्लोबल संकेत तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन कच्चे तेल यहाँ पर एक बार भारी गिरावट देखी गई है और विदेशी निवेशकों के आंकड़े भी हमने आपको बताए। तो इन तमाम क्यूज को कैसे पढ़े आज के लिए? ये तो समझ के बाहर है कच्चा तेल, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि उसके ऊपर कोई एक साफ साफ राय बना पाए। हम हमारे मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं। कोरोना की खबरें आपने अच्छी सुनाई कि थोड़ी डर माहौल कम होता हुआ दिख रहा है। हमारा मोमेंटम स्ट्रांग है, एक्सपायरी का हफ्ता भी है, तो मजबूती के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नीचे 9150, 9250 तक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 9150 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी अब होगी। ऊपरी स्तर पर 9400 के आसपास पहला लेवल है। 9400 से 9600 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये आपकी ऊपरी रेंज बनकर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे आप देख सकते हैं 19,500 से 19,800 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 20,450, 20,650 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो खरीदारी के रुझान के साथ ही चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तेजी करिए। और अगर किसी वजह से दिन में अगर आपको थोड़ा सा नीचे का लेवल मिले, करेक्शन मिले, तो वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। ओके अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति शेयर करने के लिए। तो निफ्टी के लिए आज ऊपर की रेंज मिल रही है वो 9400 की मिल रही है और 9150 के नीचे का जाता है तो फिर फ्रेश कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये एक रेंज आपके लिए। तो चलिए, ये तो था मार्केट्स में अब इस वक्त किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन खबरों के लिहाज से भी आज एक्शन काफी ज्यादा है और ये बताने के लिए अब देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले इवेंट सेटर्स की बात करें तो निफ्टी में एक्सिस बैंक और अतुल लिमिटेड कैश मार्केट में इन दोनों के नतीजों पर नजर रहेगी। साथ ही अगर दुनिया भर के बाजार को देखें तो आज FOMC की 2 दिन की बैठक आज से शुरू होगी, तो अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पे आज फैसला लेते हुए दिखेगी। तो कुल मिलाकर ये इंटरनेशनल मार्केट्स पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड बैठक में आज TVS मोटर्स और JK पेपर के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहाँ पे JK पेपर बायबैक पर आज विचार करता हुआ देखेगा और TVS मोटर्स का NCDs पर के जरिए आज फंड्स जुटाने पर आज कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। साथ ही नतीजों के लिहाज से सबसे पहले इंडसइंड बैंक, जैसे कि आप लोगों ने चर्चा की, यहाँ पे काफी मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। जो ब्याज से आए हैं करीब 5% तक बढ़ते हुए दिखे, लेकिन जो मुनाफा है इस बार 77% तक कम आता हुआ दिखा है। ये तिमाही आधार पर नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही जो प्रोविजन है वो 134% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो प्रोविजंस है वो ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे, करीब जो स्लिपेजेस हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे। प्रोविजंस 134% तक बढ़ते हुए दिखे। साथ ही जो असेट क्वालिटी है वो इस बार थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी। अनुमान के मुकाबले GNPA 2.4% पर आते हुए दिखे, नेट NPA 0.91% पर आते हुए दिखे। और जो लोन ग्रोथ है वो इस तिमाही में 11% रही है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। मार्जिन भी करीब 19 क्वार्टर्स के हाई पर आता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर काफी मिले जुले नंबर्स हैं। सिर्फ प्रोविजन है जहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट पर आप नजर करें, इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10% तक कम आती हुई दिखी है। आय इस बार करीब 3.5% तक कम आती हुई दिखी है और साथ ही मुनाफा 6.5% तक घटता हुआ दिखा, लेकिन कुल मिला के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफे में 30% तक की बढ़त है। मार्जिन इस बार बढ़ते हुए दिखे 21% पे 16% से बढ़कर, क्योंकि उनके जो खर्च है, लागत है, उसमें काफी कमी आती हुई दिखी है। इससे कंपनी को सहारा मिला है। अदानी पावर नंबर्स इस बार भी काफी ज्यादा नरम ही है। जो आय है वो करीब 8% तक कम होती हुई दिखी है। लॉस इस बार काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। 1313 करोड़ पर इस बार कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। मुनाफे के सामने कामकाजी मुनाफा 204 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 610 करोड़ से घटकर, और इस बार मार्जिन भी काफी कम आते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखिए HDFC लाइफ, यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से वीक साइड ही आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो नेट प्रीमियम इनकम है वो इस बार करीब 2% से बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा 15% से कम होता हुआ दिखा है, क्योंकि इनकी जो प्रोविजंस हैं वो इस बार काफी ज्यादा स्पाइक अप होते हुए दिखे हैं।
वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इस बार 25% से बढ़ता हुआ दिखा है, तो ये नंबर थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसके अलावा आज आप देखिए सास्किन टेक्नोलॉजी, इसके भी नंबर्स थोड़े से वीक है, इस पर रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। आय 16% तक कम आती हुई दिखी, मुनाफा 65% तक कम आता हुआ दिखा, तो इस पर भी नजर रहेगी। एक्सिस बैंक के लिए खबर आते हुए दिखी है, जहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सा खरीदने पर अब कंपनी विचार करती हुई दिख रही है। दोनों कंपनीज के बीच में बातचीत चल रही है। 1600 करोड़ में 30% हिस्सा खरीद सकते हैं। साथ ही मैक्स इंश्योरेंस के बोर्ड पर एक्सिस बैंक के 3 से 4 नॉमिनीज भी होते हुए दिखेंगे। ये फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबरें आती हुई दिख रही है। ब्लू स्टार 30 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिस पर नजर आएगी। और इसके अलावा आज आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पर भी आप नजर करें, क्योंकि कंपनी ने आज से अपने 40% के जो डीलरशिप स्टोर्स हैं वो दोबारा शुरू कर दिए हैं। और जो किसानों की मदद के लिए ये फिलहाल जो स्टोर्स हैं, डीलरशिप स्टोर्स हैं, वो खोल दिए हैं। यूपीएल योलो बायोटेक्नोलॉजी का अधिग्रहण कंपनी ने पूरा कर दिया है। और सिंजीन पर आप नजर रखें, क्योंकि कंपनी ने कोविड-19 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नई लैब खोली है बेंगलुरु में, इस पर भी नजर आएगी। और आखिर में फंड एक्शन में आरबीएल बैंक है, जहाँ पे आपको नजर रखनी है। बीएनपी परिवार ने करीब 60 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 113 रुपए के करीब प्रति शेयर के भाव पर ये फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। तो कई सारे शेयर्स है पूजा आज जिन पर नजर गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी सारी डिटेल्स के लिए। तो ढेर सारी खबर है, ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब ट्रेडिंग के लिहाज से कहां फोकस होना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो आनंद राठी ने बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। 204 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट होगा 215 का। और हेक्सावेयर है इनका अगला बाय कॉल, जहां पर ये 283 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टारगेट होगा 300 का। अब एक दो कॉल्स आ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, और यहाँ पर भी ये दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। पहला जो है वो नेस्ले इंडिया में खरीदारी करने की राय, स्टॉप लॉस होगा 17,840 का। और आज के लिए 18,200 से 18,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेस्ले में। और मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी 447 का स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 465 का। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको खरीदारी करने की राय आ रही है। चलिए मार्केट पे एक और रणनीति समझ लेते हैं, और राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए आज मार्केट पे व्यू क्या बन रहा है आपका, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, गुड मॉर्निंग पूजा। मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, और अगर आप देखें तो ऊपर में 9300, 9400 पे काफी कॉल राइटिंग हो रखी है। और मुझे लगता है इस गुरुवार को जो मंथली एक्सपायरी है उसके चलते एक रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, गिरावट पे खरीदारी की राय है। और स्टॉक स्पेसिफिकली मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीदने की राय है। 437 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 470 पहला लक्ष्य होगा और 480 दूसरा लक्ष्य। ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल ये स्टॉक पर आज जरूर नजर रखिए, क्योंकि काफी सारे जानकार है जो यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। और मैक्स फाइनेंशियल 437 के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी 470 480 के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो ये थी मार्केट पे रणनीति आपके लिए। और अब इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी जान लेते हैं। और हमारे साथ केडियास कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बताइए कमोडिटी मार्केट में एक्शन कैसा दिख रहा है आपको, और क्या रणनीति होनी चाहिए? चलिए माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे राय लेंगे, लेकिन फिलहाल जो उनके कॉल्स है वो हम आपको बता देते हैं। गोल्ड में उन्होंने बिकवाली करने की राय दी है 46,300 इन स्तरों पर सोने में करिए बिकवाली। और जो टारगेट देख रहे हैं आज के लिए वो 46,050 या 45,750, ये इन लेवल्स के लिए आप गोल्ड में कर सकते हैं बिकवाली। इसके अलावा सिल्वर में भी उन्होंने बिकवाली करने की राय दी है 31,850 और 31,500 के लेवल्स आज सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गुड मॉर्निंग। सोने और चांदी के लेवल्स हमने बता दिए दर्शकों को, लेकिन आपका व्यू क्या बन रहा है ओवरऑल आज मार्केट में? और कच्चे तेल यहाँ पर भी राय दीजिए, भारी गिरावट फिर से देखी गई है, रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कल का सेशन कोई ज्यादा खास नहीं रहा, जहां पे हमने सोने चांदी में एक लक्ष्य ट्रेड होते हुए देखा। जिस ढंग से हमने देखा कि जो भी मेजर अपडेट्स आने थे वो गोल्ड को सपोर्ट करने वाले आ चुके, तो कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही है कि इंटरनेशनल में जिस ढंग से 1740 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी देख सकते हैं सोने चांदी में। तो आज हमें लगता है कि अगर 46,300 तक भी अगर गोल्ड जून वायदा जाता है तो बेच के चलना चाहिए। नीचे में 45,750 का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें
तो वैसे भी हमने 2020 के अंदर देखा कि चांदी गोल्ड के मुकाबले अंडर परफॉर्म करती हुई दिखाई दी और अभी एज ऑफ नाउ 42,500 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही। तो अनलेस एंड अनटिल 42,500 का लेवल नहीं तोड़ता है, शॉर्ट टर्म में एक गिरावट है जो 41,500 तक का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड और सिल्वर मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में गिरावट आ जाता है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो कल फिर से हमने क्रूड को इंटरनेशनल में 25% और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक भारी गिरावट आती हुई देखी। 1,000 रुपए का लेवल फिर से तोड़ता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हमने देखा है कि एक तो स्टोरेज का जो फियर बना हुआ है और साथ में सबसे बड़ी न्यूज जो है वो यूएस के जो ऑयल फंड है, उन्होंने कहा है कि जून डिलीवरी जो है सामने, उसका भी जो पोजीशंस है वो भी हम लिक्विडेट करेंगे, जिसके चलते मार्केट में एक भारी गिरावट है। तो अभी भी हमें लगता है कि क्रूड में गिरावट का रुख रहेगा और हो सकता है प्राइजेस नीचे में 850 रुपए तक एमसीएक्स पे आ सकता है। ओके, तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर चारों में करिए बिकवाली और रुपए में यहाँ पर खरीदारी करने की रणनीति आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, सुबह सुबह समय देने के लिए और ये सारी रणनीति दर्शकों को सुझाने के लिए। तो ये था कमोडिटी मार्केट में एक्शन, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ है ये भी जान लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। नतीजे आए थे इंडसइंड बैंक के और नतीजे आपको देवांशी ने बताई दिए थे। ब्रोकरेज हाउस के अनुसार भी अगर आप देखें तो वो यही मान रहे हैं कि नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पर अगर आप CLS से देखें तो ये कह रहे हैं कि FY22 के बाद से आपको अर्निंग्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी मान रहे कि थोड़ा जो क्रेडिट कॉस्ट है ब्रोकरेज हाउस कुछ ना कुछ मान रहे कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले CLS की मैं आपको रेटिंग और टारगेट प्राइस बता देता हूँ। खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 640 रुपए से बढ़ाकर इन्होंने 730 रुपए कर दिया है। जेफरीज ने भी इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट जारी की है और इनके अनुसार नतीजे अच्छे आते हुए देखे। हालांकि प्रोविजनिंग और असेट क्वालिटी पर दबाव है और ये मान रहे कि आगे भी जाकर दबाव देखने को मिलेगा। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, हालांकि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। 510 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 520 कर दिया है। इसके अलावा CLS की एक और रिपोर्ट आई है HDFC लाइफ पर, यहाँ पर भी नतीजे आए थे और एक खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और टारगेट प्राइस में आप देखिए काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, 640 रुपए से बढ़ाकर 730 कर दिया है। ये कह रहे कि चिंताजनक माहौल में भी कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। परसिस्टेंस रेशियोज अगर आप नतीजों में देखें तो बढ़िया है। यानी कि कुल मिलाकर 2 नतीजों पर रिपोर्ट्स आई हैं, दोनों पर टारगेट प्राइस इंक्रीज के अच्छी रिपोर्ट्स हैं। ओके, तो दोनों ही नतीजों पर अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।